नम, नमस्कार। मैं डॉक्टर पूजा शिंपा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर से एलएलबी फर्स्ट ईयर का पेपर टॉट्स में आज हम पढ़ेंगे संयुक्त अपकृत्यकर्ता, जॉइंट टॉर्ट फीजर्स। बहुत ही सामान्य शब्दों में हम देखें तो संयुक्त अपकृत्यकर्ता का अर्थ होता है कि दो या अधिक व्यक्ति मिलकर एक ही अपकृत्य करते हैं। मिलकर का मतलब होता है उन दोनों को उस अपकृत्य को करने के संबंध में ज्ञान हो, परस्पर ज्ञान और सहमति है। तो एक तरह से इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई अपकृत्य किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करते हैं तो उसे हम संयुक्त अपकृत्यकर्ता, जॉइंट टॉर्ट फीजर्स कहते हैं। यानी कि जब कई व्यक्ति किसी दोषपूर्ण या अनुचित कार्य में सहायता करते हैं या राय देते हैं या निर्देश देते हैं, या कह सकते हैं हम कि एक साथ काम करते हैं, तो वो कानून की नजर में संयुक्त अपकर्ता माने जाएंगे। उदाहरण के तौर पे हम इसको देखते हैं कि जैसे ए है, बी की मानहानि करता है, बाद में सी भी बी की मानहानि करता है, तो क्या हम इसे संयुक्त अपकर्ता मानेंगे? नहीं, इसमें संयुक्त अपकर्ता नहीं है, क्योंकि ए और सी दोनों ने ही बी की मानहानि की है, लेकिन दोनों का सामान्य उद्देश्य नहीं था, दोनों का आपस में मस्तिष्क का मिलन नहीं हुआ था। तो हम कहेंगे कि ए और सी स्वतंत्र अपकर्ता थे, और अगर बी मानहानि के लिए केस करता है तो वह दोनों पे अलग अलग मुकदमा करेगा। लेकिन यदि दोनों मिलकर बी की मानहानि करते तो हम कहेंगे कि वह संयुक्त अपकर्ता होगा। इसके संबंध में हम एक केस देखते हैं। कौसर का केस है ये। इसमें माननीय न्यायालय ने डेफिनेशन दी थी कि संयुक्त अपकर्ता किसे कहेंगे। तो इसमें न्यायालय ने कहा कि वे व्यक्ति संयुक्त अपकर्ता कहे जाएंगे जिनका कि टॉर्ट करने में पृथक पृथक हिस्सा किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसित करने के लिए होता है। मतलब सामान्य उद्देश्य होना जरूरी है। इस केस के फैक्ट्स हम देखते हैं। इस केस में दो जहाज थी और उनकी अपनी अपनी नेग्लिजेंसी के कारण टक्कर हो गई। उनमें से एक जहाज तीसरे जहाज से बिना किसी उपेक्षा के टकरा गई। तो दोनों जहाजों में यहाँ हम देखते हैं कि कोई कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य नहीं था। तो यह संयुक्त अपकृत्यकर्ता का मामला नहीं बनता है। इसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपकृत्य कर रहा है, वो अलग अलग क्षतिपूर्ति के लिए दायी होगा, भले ही टॉर्ट से एक ही तरह की क्षति हुई हो। एक और केस देखते हैं हम, ब्रुक वर्सेस बूल का केस। इसमें इसको हम कह सकते हैं कि लॉकअप शॉप केस भी था, के नाम से भी ये फेमस है। तो इसके फैक्ट्स थे कि एक बार रात को मॉरिस ने बुल से कहा कि जो वादी है उसकी जो शॉप है उसमें कोई गैस की स्मेल आ रही है। तो दोनों वहां जांच करने के लिए गए और दीपक जलाया। तो जब मॉरिस जांच कर रहा था तो दीपक से गैस जल उठी और विस्फोट हो गया। जब माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो बुल और मॉरिस दोनों ही संयुक्त अपकर्ता हैं और संयुक्त रूप से वादी के नुकसान के देनदार हैं। क्योंकि हालांकि
आग लगने का जो काम था वह मॉरिस के काम से हुआ था, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था और दोनों के काम में संबंध भी था। तो अब हम संयुक्त दायित्व की जो परिस्थितियां होती है वह किस तरह से उठती है, इस चीज को हम एक बार देखते हैं। तो ये परिस्थितियां 3 अवस्थाओं में हम देख सकते हैं कि 3 अवस्थाएं ऐसी होती है जिसमें यह संयुक्त दायित्व उत्पन्न होता है। फर्स्ट है कि एजेंसी एजेंट हो, अभिकरण। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति कोई ऐसा दूसरे व्यक्ति को ऐसा काम करने को कहता है या करवाता है या अपकृत्य अनुचित कृत्य करने के लिए प्राधिकृत करता है, यानी या तो कहता है या करवाता है या प्राधिकृत करता है, तब दोनों व्यक्ति जिम्मेदार होंगे, तो संयुक्त दायित्व उत्पन्न होगा। सेकंड पॉइंट है कि संयुक्त दायित्व कब उत्पन्न होगा। सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं कि प्रतिनिधिक दायित्व होना जरूरी है। वाइकेरियस लायबिलिटी होगा तो भी संयुक्त दायित्व उत्पन्न हो सकता है। जैसे जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है तो वह उत्तरदायी ठहराया जाएगा, जैसे कि स्वामी और सेवक का संबंध हो, संरक्षक और संरक्षित का संबंध हो, गार्जियन एंड वार्ड का संबंध, तो यह संयुक्त दायित्व उत्पन्न करता है। इसका एक अलग से ही चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो भी हम पढ़ेंगे। और थर्ड पॉइंट है कि संयुक्त दायित्व कब उत्पन्न होता है, वह है अगर जॉइंट एक्शन होता है, जॉइंट और कॉमन एक्शन, संयुक्त कृत्य होता है। जब दो या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से कोई काम करते हैं तो वे सभी नुकसानी के लिए दायी होंगे, और तब हम यह नहीं देखेंगे कि कौन सा काम किसने किया है, वह संयुक्त रूप से ही दायी होंगे। तो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन हमारा रेज होता है ये पढ़ते पढ़ते कि संयुक्त अपकृत्यकर्ता और स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता में क्या फर्क, बेसिकली क्या फर्क है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे बड़ा फर्क है कोज ऑफ एक्शन का। संयुक्त जो अपकृत्यकर्ता होते हैं उनमें वाद हेतु यानी कि कोज ऑफ एक्शन एक ही होता है, लेकिन जो स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता होते हैं उनमें वाद हेतुक उतने हो सकते हैं जितने की स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जनरल प्रिंसिपल्स क्या होंगे संयुक्त अपकृत्यकर्ता के। तो फर्स्ट नंबर यह है कि कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य होना जरूरी है, यानी कि उनमें मस्तिष्क मिलन होना चाहिए, एक दूसरे के इरादों की जानकारी होनी चाहिए। कोसर का केस हम इसमें फिर से कोट कर सकते हैं, जो पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। जो संयुक्त रूप से अपकृत्य करता है तो उनमें संयुक्त रूप से वो लोग काम करते हैं, तो इसमें कोई कम काम कर सकता है, कोई ज्यादा काम कर सकता है, किसी के काम द्वारा ज्यादा क्षति पहुंच सकती है, तो इसमें सभी बराबर रूप से दायी होंगे। इसमें यह नहीं कहा जाएगा कि उसने कम काम किया या ज्यादा काम किया, लेकिन सामान्य उद्देश्य होता है, इसलिए सभी सामान्य रूप से ही दायी होंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि फिजिकल प्रेजेंस होना आवश्यक नहीं है, यानी कि भौतिक रूप से उपस्थित होना जरूरी नहीं है संयुक्त अपकृत्यकर्ता के दायित्व के लिए, क्योंकि यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि उस अनुचित काम में कोई सहायता कर रहा है, निर्देश दे रहा है, चाहे वो दूर से भी हो, तो भी कानून की नजर में वह संयुक्त अपकृत्यकर्ता माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि सेम कोज ऑफ एक्शन होगा, यानी कि एक वाद हेतुक होगा।
जैसा कि मैंने पहले ही आपको संयुक्त अपकृत्यकर्ता और स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता के अंतर में आपको बताया कि बेसिक अंतर ही यही है कि सेम कोज ऑफ एक्शन होता है संयुक्त अपकृत्यकर्ता में। इसमें मैं उदाहरण वापस से आपको समझाती हूँ। जैसे ए और बी ने मिलकर अगर सी की डिफेमेशन किया है तो वे संयुक्त अपकृत्यकर्ता होंगे और वाद हेतु एक ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेम कोज ऑफ एक्शन और सेम डैमेज में फर्क होता है, यानी कि समान क्षति और एक ही वाद हेतुक में अंतर है कि समान वाद हेतुक होना संयुक्त अपकृत्य को पैदा करता है, लेकिन समान क्षति होना संयुक्त अपकृत्य को पैदा करे यह जरूरी नहीं है। जैसे पहले मैंने जो मानहानि वाला आपको उदाहरण दिया था, उसी उदाहरण को हम देखते हैं कि अब अगर ए और बी अलग अलग समय में और अलग अलग रूप से सी की क्षति करते हैं और उनमें कोई सामान्य उद्देश्य नहीं है, तो वे समान क्षति कर रहे हैं लेकिन एक ही वाद हेतुक नहीं है, वे स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता होंगे और उनपे अलग अलग मुकदमा चलाया जाएगा। फिर हम देखते हैं संयुक्त और पृथक दायित्व होगा, जॉइंट एंड सेवरेबल लायबिलिटी होगी। यानी कि जो संयुक्त अपकृत्यकर्ता है उनका जो अपकृत्यपूर्ण दायित्व होता है वो संयुक्त भी होता है और अलग अलग भी होता है। तो जो वादी होता है वह नुकसानी किससे लेगा, ये क्वेश्चन उठता है कि किससे लेगा वह। तो वह जो वादी है, क्षतिग्रस्त व्यक्ति, वह उन सबसे सबको मिलाकर सब पे वाद करके सब लोगों से ले सकता है, या किसी एक से ले सकता है, या उनमें से कुछ एक पर वाद चलाकर उनमें से कुछ एक से ले सकता है। तो इसमें सभी व्यक्ति संयुक्त रूप से और अलग अलग भी दायित्वाधीन होंगे। इसमें एक केस हम देखते हैं ऑर्नेल वर्सेस पैटरसन का। इस केस में पैटरसन और मिसेस वाइट के पास एक एक कुत्ते थे, तो दोनों कुत्तों ने मिलकर अपीलार्थी के कई भेड़ों को मार डाला था। जो कुत्तों का मालिक था, कुत्तों के मालिक के विरुद्ध जिन कुत्तों ने भेड़ों को नुकसान पहुंचाया था, तो भेड़ का मालिक कुत्तों के मालिकों पर वाद लाया। तो प्रतिवाद किया गया कि सिर्फ एक प्रतिवादी ने यह कहा कि वह सिर्फ आधी नुकसानी के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि दोनों का ही डॉगीज थे। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि जो अपीलार्थी की नुकसानी की परिस्थिति उतनी ही होगी, इसलिए दोनों ही मालिक नुकसानी के लिए दायित्वाधीन होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा कि जो संयुक्त रूप से अपकृत्य करते हैं और मिलकर काम करके किसी अन्य को क्षति पहुंचाते हैं, उसे संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहा जाएगा। और जो परिस्थितियां मैंने आपको बताई वो भी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो भाग हम करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो संयुक्त अपकृत्यकर्ता है उसमें जो हर्जाने की राशि होगी उसके संबंध में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करेंगे। थैंक यू सो मच।